नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। घड़ी की सुइयां रात के 8 बजा रही हैं और वक्त हो गया है सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस का। आज हम बात करेंगे धर्मांतरण की लैब और कट्टरता के डॉक्टर की। केजीएमयू लव जिहाद केस का नाम सुनते ही कान खड़े हो जाते हैं। आरोपी डॉक्टर रमीज, जिस पर न सिर्फ एक बल्कि कई गंभीर आरोप है, वो डॉक्टर जिससे सफेद कोट की आड़ में मासूमियत का भरोसा तोड़ा और कथित तौर पर धर्मांतरण के जाल में पीड़ितों को फंसाया। जांच में सामने आया है कि रमीज ने अपनी पहली शादी पूरी तरह से छिपा रखी थी। न सीनियर को पता था न जूनियर को। केजीएमयू के अंदर किसी को इस बात की भनक तक नहीं थी। लेकिन इसके पीछे क्या सिर्फ एक आदमी था या कहीं कोई बड़ा नेटवर्क तो नहीं था जिसने फंडिंग से लेकर छिपने तक हर कदम को मैनेज किया है। पुलिस ने पाया है कि रमीज के खातों में संदिग्ध लेन देन दिल्ली, आगरा, उत्तराखंड, पीलीभीत लाखों रुपए भेजे गए हैं। पूर्वांचल कनेक्शन सामने आया है। सूत्रों का कहना है कि ये पैसे धर्मांतरण गिरोह की ओर से भेजे गए थे। फिर आता है सबसे बड़ा सवाल। जब आतंकी संगठनों के कनेक्शन की बात सामने आती है, जब नेपाल और जम्मू कश्मीर यात्रा की छानबीन होती है, तो मामला सिर्फ कानून का नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी बन जाता है। रमीज 16 दिन पुलिस की पकड़ से दूर रहा। 16 दिन, इतने दिनों में वो किन लोगों से मिला, किसने उसे पनाह दी, कौन उसके साथ जुड़ा, पुलिस हर कड़ी जोड़ने में जुटी हुई है। बहराइच और बलरामपुर में छांगुर बाबा के करीबियों से पूछताछ की तैयारी हो रही है। काजी और गवाह अब तक फरार, तो सवाल ये कि कौन दे रहा इनको संरक्षण। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस साजिश के पीछे क्या सिर्फ रमीज है या इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या रमीज सिर्फ मोहरा है या पूरा मास्टरमाइंड वही है। क्या सफेद कोट की आड़ में देश की नींव हिलाई जा रही है। क्या व्हाइट कॉलर टेरर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है। आखिर इस पूरे नेटवर्क को पकड़ने के लिए कानून और खुफिया एजेंसी क्या कर रही हैं, क्या कदम उठा रही हैं। तो ये कुछ बड़े सवाल भी होंगे जो आज की इस चर्चा में हम मेहमानों से पूछेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि केजीएमयू का ये मामला आखिर कहां जाता हुआ नजर आ रहा है। तो बड़े सवाल भी हैं कि धर्मांतरण की लैब, कट्टरता का डॉक्टर, धर्मांतरण वाले डॉक्टर का आका कौन है। अल-फलाह से केजीएमयू तक कट्टरता की प्रयोगशाला क्यों है। आरोपी रमीज के टारगेट पर थी हिंदू लड़कियां। केजीएमयू में लव जिहाद, डॉक्टरी का पेशा, धर्मांतरण का धंधा। व्हाइट कॉलर टेरर, इस शब्द की शुरुआत हुई थी दिल्ली में हुए लाल किले के पास बम धमाके से। उसके बाद कई नाम ऐसे सामने आए जो चौंकाने वाले थे। इसी बीच फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी का नाम सामने आता है, जहां से आतंकियों के साथ संबंध रखने वाले, ताल्लुक रखने वाले कई डॉक्टर्स पकड़ में आते हैं। और अब ये सामने आ रहा है कि डॉक्टर शाहीन, जो कि आतंकवादियों से जिसका कनेक्शन था, वो महिलाओं की एक पूरी गैंग बना रही थी, आतंकी महिलाओं की वो एक गैंग बना रही थी, उसकी वो लीडर थी, उसके संपर्क में था आरोपी रमीज। इसने कई बार विदेश की यात्रा भी की है। अब सवाल विदेशी फंडिंग को लेकर भी यहां पर उठता नजर आ रहा है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक एक करके मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। अश्विनी शाही हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी पार्टी से। अशोक तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से। सीताराम जी महाराज हमारे साथ जुड़ गए हैं, हिंदू धर्मगुरु के तौर पे। और बकार अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर। मेहमानों का रुख करेंगे, लेकिन उसके पहले एक सवाल मेरे सहयोगी अभिषेक सिंह के साथ। हमारे सहयोगी हैं, लखनऊ से लाइव जुड़े हैं। अभिषेक, लगातार केजीएमयू को लेकर और रमीज को लेकर ये अपडेट सामने आ रही है। पहले ये मामला सिर्फ एक धर्मांतरण तक का था। हालांकि धर्मांतरण को लेकर भी इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, हल्के में नहीं लिया जा सकता है, लेकिन अब ये तक सामने आ रहा है विदेशी फंडिंग, आतंकी संगठनों से संबंध रखने वाले लोगों के कनेक्शन में रमीज के नाम सामने आ रहे हैं। क्या कुछ इस वक्त जांच एजेंसी के हाथ लगा है और आगे किस तरह से ये पूरी कार्रवाई जाती हुई नजर आ रही है। देखिए, बड़े पैमाने पर जिस तरह रमीज के मल्टीपल नेटवर्क सिस्टम के बारे में यूपी एसटीएफ को जानकारी हुई और फिर कई बड़े खुलासे होते नजर आए।
सूत्रों की माने तो रमीज जितने दिन फरार था उन दिनों उसे बाकायदा व्हाइट कॉलर फंडिंग होती रही। व्हाइट कॉलर फंडिंग से मेरा सीधा मतलब इस बात से है कि दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट के बाद जिस तरह से एक डॉक्टर्स के मॉड्यूल का सामना देखने को मिला एजेंसीज को, और किस तरह अनंतनाग मेडिकल कॉलेज से लेकर कई मेडिकल कॉलेज तक ये पूरा सिंडिकेट फैला हुआ था, और उस सिंडिकेट का भी हिस्सा होने का जांच एजेंसियों को रमीज पर शक है। साथ ही साथ उससे ना सिर्फ लाखों रुपए फंड्स हो रहे थे, बल्कि एक बड़े वकील को किए जाने को लेकर भी चर्चा हो रही थी, और ये जानकारियां सूत्रों के मुताबिक इंडिया न्यूज को पता चली, और फिर दर्शकों के सामने हम ये बात रख रहे हैं कि किस तरह से ये एक बड़ा मॉड्यूल है, ये एक बड़ा क्रैकडाउन है इस जांच के सामने जो आया है। और एसटीएफ ने जब इस जांच की परत दर परत खोलना शुरू किया तो पता चला कि ये महज धर्मांतरण का मामला नहीं है, ये एक बड़ा सिंडिकेट है जो ना सिर्फ संगठित तौर पर काम कर रहा है बल्कि व्हाइट कॉलर टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है। यानी दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट से जिस तरह से डॉक्टर्स जुड़े हुए थे, ये वही डॉक्टर्स हैं जो पूरे देश भर में मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को अपने साथ ना सिर्फ जोड़ रहे थे बल्कि देश के विरोध में काम करने के लिए एक फौज तैयार कर रहे थे। और इस फौज का हिस्सा रमीज भी हो सकता है, जिसको लेकर जांच एजेंसियां पड़ताल कर रही हैं। रमीज की गिरफ्तारी को लेकर कई सारी जानकारियां सामने आई। नाटकीय ढंग से रमीज सरेंडर करना चाहता था कोर्ट में, बड़े वकीलों के संपर्क में था और बहुत बड़े पैमाने पर उसको फंड्स दिए जा रहे थे। ये वही लोग हैं जो उन फंड्स को रिलीज करके उस तक पहुंचा रहे थे। कहां से ये फंड्स आ रहे थे और क्या जरूरत आन पड़ी एक ऐसे शख्स की मदद करने की जो एब्सकॉन्डेड है, फरार है। यूपी पुलिस 3 अलग अलग जिलों में 3 अलग अलग प्रदेशों में उसके लिए छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। 7 अलग अलग टीम्स बना के बैठी हुई है और उसके लिए पूरी कहा जाए कि इंटर स्टेट पुलिसिंग की मदद ली जा रही है। और ऐसे लोगों की मदद अगर कोई डॉक्टर कर रहे हैं तो इस बात को समझा जा सकता है कि एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा था और बड़े पैमाने पर रमीज किसी बड़े सिंडिकेट का हिस्सा है। और शायद यही वजह है कि अब देश की बाकी एजेंसीज के भी कान इस घटना को लेकर खड़े हुए हैं। जी बिल्कुल अभिषेक, चूंकि ये मामला ऐसा है कि इसमें छोटी छोटी चीजों को भी इग्नोर करना बहुत बड़ी लापरवाही मानी जा सकती है। चूंकि हमने दिल्ली से इसकी शुरुआत देख ली है, दिल्ली के लाल किले के पास बम धमाका होता है, उसके बाद किस तरह से इन आतंकियों के जो नेटवर्क है, व्हाइट कॉलर टेरर जिसकी शुरुआत हुई है, उसके एक एक नेटवर्क को किस तरह से खंगाला गया है, एक एक कड़ी को कैसे जोड़ा गया है और फिर ऐसे खुलासे हुए हैं जिस पर यकीन कर पाना मुश्किल हो गया है। मेहमानों का एक बार रुख कर लेते हैं। अश्वनी शाही जी, जब ऐसे मामलों में जाकिर नाइक का नाम मिल जाए, जाकिर नाइक का नाम जब इसमें शामिल हो जाए तो फिर इस पूरे मामले को हल्के में तो नहीं लिया जा सकता। ये जो रमीज का मामला है, ये शुरुआत में तो सिर्फ धर्मांतरण का मामला लग रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे इसके जो कनेक्शन है वो देखिए अब किस तरह से सामने आ रहे। विदेशी फंडिंग, व्हाइट कॉलर टेरर, आतंकी मॉड्यूल जैसे आरोप भी रमीज पर लग रहे हैं। तो पूर्वा जी, आज मकर संक्रांति का दिन है। आपको, हमारे को पैनलिस्ट को और समस्त देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी सर। आपने इस रमीज का जो है सब इतने बड़े उसमें किया कि भाई कहाँ कहाँ जो है उसके तार जुड़े हुए हैं। ये एजेंसियां हमारी तलाश कर रही हैं जी। एक एक दिन जो है एजेंसियां बैठी नहीं हैं। ये अचानक निकला कि ये लव जिहाद का मामला है, धर्मांतरण का मामला है, वो जल्लाद वो जो था ना छांगुर जल्लाद, उससे भी इसके संबंध में 15 लाख रुपए उसमें जो है इसको मिल चुके थे। एक और किसी लड़की का जो वो धर्म परिवर्तन कराने की बात थी उसके भी 5 लाख रुपए आ चुके थे। तो ये एक ऐसी कौम हो गई है जिस पर अब भरोसा करना एकदम ठीक नहीं है। देखिए, अभी ये व्हाइट कॉलर आपने 2-3 बार कहा, आपके रिपोर्ट में दिखाया गया। अभिषेक जी ने भी जो अभी रिपोर्ट दी वो एक सनसनीखेज रिपोर्ट है कि एसटीएफ क्या क्या कर रही है, कहां कहां पहुंच रही है। जाकिर नाइक का मामला कहां है और इन लोगों के साथ खड़ा कौन होता है? हमारे भाई अशोक जी के पार्टी के लोग, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक जी कभी कभी जो है बहुत अच्छी बात बोलते हैं। वो हम लोगों के पक्ष का मतलब नहीं, वो एक अच्छी चीज बोल देते हैं, लेकिन इनके लोगों को नहीं समझ में आता है कि हम क्यों तुष्टीकरण की राजनीति में इतने आकंठ तक डूबे हुए हैं
कि विश्व भर में फटने वाले इन जिहादियों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं हम। वो एक जो है डॉक्टर नामक इतनी बढ़िया, जो डॉक्टर एक श्रद्धा और उस देवता के भाव से लोग देखते हैं डॉक्टर को, उस पेशे को बदनाम कर दिया। आखिर किसने किया? इन लोगों ने किया। इसके पहले इंजीनियर के पेशे को बदनाम किया हुआ था। तो कोई भी क्षेत्र इनसे नहीं छूट रहा है कि जहां अपराध में अपने आप को ये लोग संलिप्त नहीं कर रहे हैं। और मंशा क्या है? हिंदुस्तान में आतंक फैलाना, गजवाए हिंद की बात करना, हिंदुस्तान में जो है पीएफआई को जड़ तक वो करना। पीएफआई से भी तार जुड़े हुए हैं, इसके पिता के भी थे और इसके भी हैं। कानूनी मदद पीएफआई जो है देता किसको? आतंकियों को कानूनी मदद देने का काम करता है। तो ये आतंकी ही है, कानूनी मदद मांगने वहां गया। इसलिए और उस पीएफआई को अगर हम बैन करने की बात करते हैं तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होती है तो कहती है भैया तुम लोग जो है जुलूस निकाल लो। तो ये एक बड़ा ही विचित्र है कि ऐसे जिहादियों, आतंकियों के साथ अनायास ही भाजपा विरोध में, योगी विरोध में, मोदी विरोध में, ये इंडिया अलायंस के लोग देश विरोध में खड़े हो जाते हैं। भाई राजनीतिक विरोध आप करिए, हमें मंजूर है, मगर इन देश विरोधियों के साथ आप खड़े हो जाते हैं जिनके लिए उत्तर प्रदेश की एजेंसियां इस डॉक्टर को, जो इस समय इसमें लिप्त था, ये बहुत कुछ खोज रही हैं। और अभी खुलासे और होंगे। अपूर्वा जी आप देखते रहिए, मैं कहता हूं कि भरोसा करिए हमारी एजेंसियों पर। जाकर जो है, चूंकि देखिए अश्विनी शाही जी, यहाँ पर अगर हम बात रमीज की करें तो इसका कनेक्शन डॉक्टर परवेज से भी जुड़ता हुआ सामने आ रहा है, जो कि दिल्ली बम ब्लास्ट की मुख्य आरोपी डॉक्टर शाहीन का भाई भी है, सह आरोपी भी इस पूरे मामले का है। तो जब ऐसे लोगों के साथ रमीज के कनेक्शन सामने आ रहे हैं तो फिर उसे आरोपी कहना गलत है या फिर उसे क्लीन चिट दे दिया जाए? ये सवाल मेरा अशोक तिवारी जी से। अशोक तिवारी जी, जब इस वक्त एसटीएफ जांच कर रही है, जब जांच एजेंसियां इस पूरे मामले में लगी हुई हैं, कड़ी से कड़ी जोड़ा जा रहा है, तभी इस पूरे मामले का खुलासा हो रहा है। फिर जब यहां पर किसी को आरोपी बनाया जा रहा है तो फिर विपक्ष सवाल भी उठाता है। विपक्ष कह रहा है कि आप सिर्फ इस वक्त धर्म देखकर कार्रवाई कर रहे हैं, आप टारगेटेड कार्रवाई कर रहे हैं। जब दिल्ली जैसा कुछ हो जाएगा फिर आप जांच एजेंसियों पर ही सवाल उठाएंगे कि जांच एजेंसी की जांच में कोई गड़बड़ी रह गई, वहां लूप होल रह गया। देखिए मैम, आप अपनी तरफ से कुछ भी कहिए, आप फ्री हैं कहने के लिए, एंकर हैं आप। जो मैं बोलूंगा हमारी पार्टी का स्टैंड वही माना जाएगा जो हम बात रखेंगे आपके चैनल पर। आपके कहने से इस्तेमाल नहीं लिया जाएगा। सच्चाई यह है कि 2017 से ही सरकार है योगी जी की, शासन उनका है, प्रशासन उनका है। जाहिर है केजीएमओ का प्रशासन भी उनके अंडर में आता है, स्वास्थ्य विभाग के अंडर में आता है। सवाल इस बात का है कि मेरा क्वेश्चन ये है, बहुत सार्थक क्वेश्चन उठा रहा हूं मैं, जब पीड़िता ने प्रारंभिक रूप से अपनी शिकायत करी केजीएमओ में, उसी समय अगर संज्ञान ले लिया गया होता, ठीक से उस पर गंभीरता से विचार किया गया होता, एक्शन लिया गया होता केजीएमओ द्वारा, तो शायद घटना इस तरह से नहीं होती जो हो रही है, जो घटना सामने आ रही है। सवाल इस बात का है कि आप जांच क्यों नहीं कर पाते हैं, ठीक से सघन जांच क्यों नहीं कर पाते हैं? अगर कोई गलत कर रहा है, दोषी है, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर पाते हैं? उसका दोष सिद्ध क्यों नहीं कर पाते हैं? ये कमी है आपके शासन की, आपके। आज कोडीन कब से का मामला है, कितना संगीन अपराध है, वो भी जो है नकली दवा से बना हुआ है, कोडीन से जुड़ा हुआ है। आज वो देश विदेश में खेप जा रही है, मामला संगीन है, बोले लीजिएगा, देश विदेश में खेप जा रही है आज, और बच्चों की जान मार गई है, जिस पर योगी जी बचाव करते नजर आएंगे। जब योगी जी बचाव करेंगे तो ऐसे हौसले बढ़ते हैं, इससे हौसले नाजायज तरीके से अपराधियों को बढ़ते हैं। वो बचाव कर रहे हैं कि कोई मौत नहीं हुई उत्तर प्रदेश में। अरे साहब, मध्य प्रदेश में मौत हुई है, आंकड़े हैं मौत होने के, यूपी में भी ज्यादा मौत नहीं हुई है, लेकिन औरैया मौत हुई है। सवाल इस बात का है, आप क्यों दबा रहे हैं, मसले को दबा क्यों रहे हैं? एक कर्मचारी जो कि रातों रात अरबपति बन जाता है, अट्टालिका खड़ी हो जाती है, उसकी बर्खास्त कर दिया गया हो, लेकिन उसका आप चित्र दिखाते हो राष्ट्रपति जी के साथ। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि चित्र जो भी दिखा रहे हो, घर गिरा दो उसका, हमारे साथ जो भी लोग खड़े हैं तो घर गिरा दो आप। सवाल इस बात का है कि चित्र कोई सबूत नहीं होता है, आप उनको बचा क्यों रहे हैं? आपके सजातीय हैं, ये बढ़ावा देता है अपराधियों को। तब घटनाएं होती है केजीएमओ जैसी,
केजीएमयू जैसी घटनाएं इसीलिए होती हैं, जब आप बढ़ावा देंगे अपराधियों को तो अपराध बढ़ेगा। अपराध में धर्म देखेगा ना जाति देखेगा, अपराध तो बढ़ेगा। किसी भी धर्म का अपराधी हो, अपराधी होता है। सवाल इस बात का है, और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आप जांच करिए और सघन जांच करिए, उसके तार जोड़िए, कहां जुड़े हुए हैं, जहां जुड़े हुए हैं, जितना भी बड़ा अपराध किया हो उसने, उतनी बड़ी सजा उसको दीजिए। हम मांग करते हैं न्याय की मांग करते हैं हम। और आप हाथ धरे बैठे मत रहिए, आप केजीएमयू प्रशासन को टाइट कीजिए, उसमें और भी घटनाएं ना हो रही हो, ऐसी घटनाएं और भी न पनप रही हो। केजीएमयू का प्रशासन क्या सो रहा है क्या? जब पीटर ने पहली बार उससे कहा, उसने एक्शन क्यों नहीं लिया, उसको बढ़ाया क्यों? सवाल यहाँ पर कई खड़े होते हैं। और मैं निष्पक्षता से जांच की मांग करता हूँ, न्याय की मांग करता हूँ। अपराधियों से को कड़े से कड़ा दंड दिया जाए, ताकि उनका सिर्फ क्यों हो, उनके घर गिरा दिया जाए, बुलडोजर चला दिया जाए। जहां भी अपराध हो रहा है, आप बुलडोजर बाबा हैं, आप चलाइए बुलडोजर। क्यों बैठे हुए हैं? कहते हैं जब समय आएगा तब चलेगा। क्या मतलब है भैया, समय कब आएगा? आज तो सजाती है तो समय ही नहीं आएगा। बड़ी बड़ी मिसलियां हैं वहां पर कोडिंग के तरफ में, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जांच धीमी कर रहे हैं। इससे बढ़ावा मिलता है अपराधियों को। जी ठीक है अशोक तिवारी जी, देखिए बहुत पेशेंसफुली मैंने आपको 2 से 2.5 मिनट तक सुना। मेरा जो सवाल था ठीक है सर, मेरा जो सवाल था केजीएमयू को लेकर था, आरोपी रमीज को लेकर था। देखिए मध्य प्रदेश में कोडेन कफ सिरप से बच्चों की मौत हुई है, नहीं होनी चाहिए थी। सरकार से सवाल पूछा जाएगा, सरकार से सवाल पूछा भी जा रहा है। रहा सवाल उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश में आप खुद कभी कह रहे हैं कि मौत नहीं हुई है, कभी आप खुद कह रहे हैं कि बहुत कम हुई है। तो मैं ये आंकड़ा भी क्लियर कर दूं कि उत्तर प्रदेश में कोडेन कफ सिरप से एक भी मौत नहीं हुई है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में कोडेन कफ सिरप का कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है, वहां पर कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है। ये आता है तमिलनाडु से, जहां से ये इसकी पूरी कंपनी है, जहां पर ये पूरा बना है। दूसरी चीज, सवाल मेरा आरोपी रमीज को लेकर था, आप कोडेन कफ सिरप की तरफ मुड़ गए, आप फौरन भाग गए इस सवाल से, फौरन आप भाग गए। मैंने सबसे पहले यही कहा था आपसे कि अगर इस वक्त जांच एजेंसी कार्रवाई कर रही है, अशोक तिवारी जी, जांच एजेंसी धर्म देखकर कार्रवाई नहीं करती है, जांच एजेंसी जाति देखकर कार्रवाई नहीं करती है, जांच एजेंसी लिंग देखकर कार्रवाई नहीं करती है कि वो महिला है कि पुरुष है या क्या है, वो ये देखकर कार्रवाई नहीं करती है। वो सिर्फ आरोपी के आरोप को देखकर कार्रवाई करती है। और अगर आज आरोपी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, अगर इस तरह की परत दर परत चीजें खुल के सामने आ रही हैं, रमीज के खिलाफ आरोप, उससे एक मिनट अशोक तिवारी, मैंने आपको 2 मिनट तक सुना सर, आप मुझे 1 मिनट भी नहीं सुन पा रहे हैं। सुन लीजिए, आप काउंटर करिएगा सर, मैं आपको पूरा मौका दूंगी, 1 मिनट में आपको पूरा मौका दूंगी, आप काउंटर करिएगा, पर आप सिर्फ पेशेंस के साथ 10 सेकंड मेरी बात सुन लीजिए। मैंने आपको 2 से 3 मिनट तक सर सुना, मैंने आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया बीच में। अब आप मेरी बात सुन लीजिए सर, मेरी बात सुन लीजिए, बड़ी से बड़ी कार्रवाई करें। मेरी बात सुन लीजिए सर। जब आरोपी रमीज है तो कार्रवाई रमीज के खिलाफ ना होके किसी और के खिलाफ कैसे हो जाएगी? जब आरोपी रमीज के कनेक्शन आतंकियों के साथ मिलते हुए नजर आ रहे हैं, आरोपी रमीज के कनेक्शन आप नहीं समझ रहे सर। उसके कनेक्शन जहां भी जुड़े हुए हों, हाँ। आप भगालिए, निकालिए, सिद्ध करिए और बड़ी से बड़ी कार्रवाई करिए। मैं मांग करता हूं, न्याय की मांग करता हूं। बालिका उस बेटी के साथ न्याय होना चाहिए। जी ठीक है, वही मैं कह रही हूं सर, लेकिन फिर इसमें आप ये धर्म वाला एंगल क्यों लेकर आ जाते हैं? धर्म वाला एंगल क्यों लेकर आ जाते हैं? हमने कहा ही एक बोला नहीं है, आप चल का डिबेट खंगाल डालिए, मैं धर्म की बात ही नहीं करी है। मैंने कहा बात नहीं की। तो आप कोडेन की तरफ क्यों मुड़ गए सर? कोडेन कफ सिरप की तरफ क्यों मुड़ गए? आरोपी है, आप कोडेन कफ सिरप की तरफ क्यों मुड़ गए? क्रिमिनल है, आप कोडेन कफ सिरप की तरफ क्यों मुड़ गए सर? 1 मिनट अशोक तिवारी जी, आप या तो समझे नहीं या तो आप समझना नहीं चाह रहे। मैंने आपसे सिंपल सा सवाल पूछा था कि अभी जिस तरह से जांच एजेंसी कार्रवाई कर रही है, चीजें निकल के सामने आ रही हैं, तो फिर आप लोग छाती पीटने लग जाते हैं। विपक्ष के ही लीडर है सर, आप नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी के बहुत सारे नेता हैं, आपकी पार्टी के बहुत सारे नेता हैं सर, जो ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में तो कार्रवाई इस तरह की धर्म देखकर हो रही है। फिर उसके बाद जब दिल्ली जैसा कोई कांड हो जाता है तो फिर आप जांच एजेंसियों पर सवाल उठाने लग जाते हैं कि जांच एजेंसी की कार्रवाई में लूप होल रह गया, ये फेलियर है जांच एजेंसी का, हमारी सुरक्षा एजेंसियों का फेलियर है। अभद्र भाषा का प्रयोग न करें। नहीं सर, अच्छी लैंग्वेज का इस्तेमाल इस तरह से भागिए मत सर। सवाल जो है उस पर रहिए ना। आप कोडेन कफ सिरप की तरफ मुड़ गए, आप उसकी तरफ भाग गए। चलिए ठीक है, ठीक है। अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगी। अभद्र भाषा किसने बोला सर? अभद्र भाषा किसने बोला?
अच्छी भाषा बोले आप मैम। मैं जब कह रहा हूँ जांच करिए। नहीं, अभद्र भाषा किसने बोला सर? अशोक तिवारी जी, अभद्र भाषा किसने बोला? अभद्र भाषा का इस्तेमाल किसने किया? किसने किया? बोल रहा हूँ मैं? किसने किया अशोक तिवारी जी? अभद्र भाषा का इस्तेमाल किसने किया? नहीं, पहले आप फिर देखिए, फिर आप भाग रहे हैं, फिर आप भाग रहे हैं, उस तरह कार्रवाई करिए आप। फिर आप भाग रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या? फिर आप भाग रहे हैं। मैंने बहुत शालीनता के साथ सर आपको बोला कि कोडेन कफ सिरप से मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में जो मौत हुई है वो नहीं होनी चाहिए थी। अफसोसजनक है, सरकार से सवाल पूछा जा रहा है, सरकार से सवाल पूछा जाएगा। अपराधियों को योगी जी बता रहे हैं, कोडेन कफ सिरप मामले में अपराधियों का नरम पड़ रहे हैं, नरम पड़ रहे हैं योगी जी। कह रहे हैं कोई फिर आप कोडेन की तरफ चले गए सर, फिर आप कोडेन की तरफ चले गए। मैं यही कहती हूँ, विपक्ष की यही परेशानी है सर, विपक्ष की यही परेशानी है, यही परेशानी है। यहीं पर आपने ये दिखा दिया कि आपका सॉफ्ट कॉर्नर किसकी तरफ है। आपने यहाँ पर साफ दिखा दिया कि आपका और आपकी पार्टी का जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो किसकी तरफ ज्यादा है। चलिए मैं आऊंगी आपके पास, वकार अहमद जी। एक नहीं सर, पीड़िता की तरफ है, वकार अहमद जी, न्याय मिले। मैं मांग रहा हूं सरकार से, पीड़िता को न्याय दिया जाए, जांच की जाए, दोषी लोगों को सजा दी जाए। जी ठीक है। दोषी फिर जब आरोपी रमीज जैसे निकलेंगे तो फिर आप लोग उसका धर्म देखने लग जाते हैं कि यहाँ पे तो टारगेटेड कार्रवाई होती है, धर्म के आधार पर कार्रवाई हो रही है। अरे रमीज आरोपी निकल गए तो रमीज के खिलाफ ही होगी ना सर कार्रवाई। अपराधी को अपराधी मानते हैं, धर्म से नहीं जोड़ते हैं। अपराधी अपराधी होता है। देखा है सर, मैंने देखा है सर, मैंने देखा है कि किस तरह से आरोपी को आप लोग आरोपी मानते हैं। आप लोग तो सर धर्म जाति सब कुछ देखने लग जाते हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। वकार अहमद जी, रुक जाइए, सवाल बाकी मेहमानों से भी ले लेने दीजिए, बाकी मेहमानों से भी सवाल ले लेने दीजिए सर। रुक जाइए अशोक तिवारी जी, रुक जाइए। ठीक है, मैंने सुन लिया आपकी बात, मैंने सुन लिया आपकी बात। ठीक है, मैंने सुन लिया आपकी बात। एक बार सवाल मुझे वकार अहमद जी से भी लेने दीजिए, उसके बाद महाराज जी भी हमारे साथ जुड़े। वकार अहमद जी, इस्लामिक मेडिकोस जैसा ग्रुप अब सामने आ रहा है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में भी हमने देखा था, वहां पर भी किस तरह से अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम सामने आता है। वहां के हॉस्टल में ये स्टूडेंट्स रहते हैं, ये डॉक्टर्स जो हैं वो वहां पर रहते हैं। व्हाइट कॉलर टेरर वहां से शुरू होता है और अब एक बार फिर से आतंक का और कट्टरता फैलाने का ये एक नया तरीका निकल के सामने आ गया है। इस्लामिक मेडिकोस जैसा एक ग्रुप बन रहा है। जी मैडम, अभी मेरी आवाज आ रही? बीजेपी के प्रवक्ता साहब ने कहा ये कौम भरोसेमंद लायक नहीं है, तो मुझे लगा कि इसीलिए शाहनवाज हुसैन और मुख्तार नकवी साहब को साइडलाइन कर दिया गया है। बीजेपी मुसलमानों पे, चाहे वो बीजेपी के मुसलमान हो चाहे राष्ट्रवादी मुसलमान हो, वो किसी पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। दूसरे एपीजे कलाम साहब को बीजेपी ने बनाया था, सबने मिलकर बनाया था, बहुत पुरानी बात हो गई है। इधर काफी दिनों से कोई राष्ट्रवादी मुसलमान भी बीजेपी लॉन्च नहीं कर रही है। फिर उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया कि फट जाते हैं। तो जो राजीव गांधी के लिए फटे थे वो मुसलमान थे कि हिंदू? मुझे बीजेपी के प्रवक्ता जी बताएं, या इंदिरा गांधी की जो हत्या हुई थी वो जो फटे थे लोग, वो कौन लोग थे? बाकी मुझे भी पता है कि कितने आतंकवादी किस किस धर्म के कहां कहां क्या क्या करते हैं। अब ये बात आ गई, आपने जो बात की कि इस तरह का अगर कोई भी संगठन बनता है या बना हुआ है तो ये निहायत ही गलत बात है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है, जैसा कि आप बता रही हैं। हाँ, लेकिन एक चीज मैडम मैं आपके माध्यम से आपको भी, आप और भी दर्शकों को बता दूं कि जैसे आम मुसलमान जब इस तरह की कोई भी कार्रवाई हो रही है तो उसको ऐसा लग रहा है कि ये मीडिया ट्रायल है, या रह करके किसी एक बकरे को या एक मुर्गे को निकाल करके उसके ऊपर ट्रायल होता है, फिर कुछ दिन बाद फिर नया मुर्गा आ जाता है। जैसे कि इसके पहले छांगुर आए थे, इस वक्त ये आ गए हैं। उसमें मैं अंदर की बातें मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कि जो आपके माध्यम से बातें आती हैं या पुलिस के माध्यम से जो बातें आती हैं, हम लोग देश के साथ खड़े हैं, लेकिन क्या देश भी हमारे साथ खड़ा है? एक भी मंत्री मुसलमान नहीं है। और जो कहते हैं कि धर्म देख के चीजें नहीं हो रही हैं, आप जानते होंगे कि इंडिया में 131 एमपी की सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमानों को लड़ने नहीं दिया जाता है, 1100 एमएलए की सीटें हैं जहां लड़ने नहीं दिया जाता है। तो और धर्म देख करके ये चीजें नहीं हो रही तो क्या हो रही हैं? हम राष्ट्रपति तो बन सकते हैं मुसलमान, लेकिन राष्ट्रपति की फ्लीट में जो गार्ड है, हम गार्ड नहीं बन सकते, कानूनी तौर पर रोक लगी हुई है। तो इस तरह की जो बात उन्होंने किया, मैं चाहूंगा कि इस तरह की बातें वो लोग ना करें, क्योंकि एक
अपराधी डॉक्टर या 10 डॉक्टर 100 डॉक्टर वो 20 करोड़ मुसलमानों का रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। वो 20 करोड़ मुसलमान बहुत से फौजी हैं, बहुत से देश के लिए जान देने वाले हैं। तो अब जब कहते हैं कि फट जाते हैं तो हमको फौरन याद आता है कि वो फट गई थी राजीव गांधी के सामने। तो ये फटने फाटने की बातें न किया करें, बड़ी मेहरबानी होगी। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश खुद लगे हुए हैं भारत को नुकसान पहुंचाने में। ये जानबूझ के मुसलमानों को अपना दुश्मन क्यों बना के रख रहे हैं? हम तो देश के लिए लड़ना चाहते हैं। हमारी कोई बात अगर इनके मन पसंद ना निकले तो हमको इनको क्यों लगता है कि हम अलग टाइप वाले हैं या तुष्टिकरण? अखिलेश जी तो जगह नहीं दे रहे हैं, राज्यसभा नहीं दे रहे हैं, अब तुष्टिकरण कौन सा कर रहे हैं? सब लोग मिल करके मुसलमानों, जो आम मुसलमान है जिसको इस सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, उनको डिमोलाइज कर रहे हैं। ये थोड़ा ठीक नहीं है। कि जो भी अपराधी हैं, जो भी, मैं तो पीएफआई को कब का कहा था बैन कर दिया जाना चाहिए। पीएफआई हो, एसडीपीआई हो, इवन एमआईएम बहुत बड़ा नुकसान करने जा रही है आगे चल के। लेकिन बीजेपी को लिए एक ओटकटवा चाहिए, इसलिए बीजेपी को प्रमोट कर रही है। ठीक है वकार अहमद, एमआईएम जैसी पार्टियां कट्टरपन फैला रही है। ठीक है वकार लेकिन अहमद, बीजेपी को सूट कर रही है वो। देखिए अब अगर यहाँ पर कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहा है, बार बार कार्रवाई पर सवाल उठ जाते हैं कि धर्म देखकर कार्रवाई हो रही है, तो वकार अहमद जी बस एक जवाब आप मुझे दे दीजिए। जब आरोपी रमीज है, जब उसके खिलाफ ये चीजें सामने आ रही हैं, सबूत जब रमीज के खिलाफ सामने आ रहे हैं, शिकायत जब रमीज के खिलाफ हुई है, तो फिर कैसे अब जांच एजेंसी सर धर्म देखकर कार्रवाई नहीं करती है? मैंने पहले ही आपसे कहा था, अगर रमीज की जगह कोई और हिंदू भी होता सर, अगर रमीज की जगह कोई और हिंदू भी होता और वो अगर इस तरह से कुछ कर रहा होता, देश के खिलाफ कुछ कर रहा होता, देश विरोधी चीजें अगर वो कर रहा होता, तो जाहिर सी बात है जांच एजेंसी उसके खिलाफ भी कार्रवाई करती। और ऐसा नहीं है कि देश में ऐसा पहली बार कुछ हो रहा है। मैं आपका, जैसे छांगुर राम का एक मैटर आया, छांगुर राम के बाद एक मैटर आ गए, ठीक। अच्छे और भी अपराधी मार्केट में टहलते रहते हैं, अलग अलग तरह के, जो मतलब टेररिस्ट भी हैं, पाकिस्तानी एजेंट भी हैं। तो जैसे ही कोई नॉन मुस्लिम आता है, ठीक है, अब इसी पर मैं आपको एक जवाब दे दूं। जब दिल्ली बम ब्लास्ट हुआ था सर, उसके बाद बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर्स पकड़े गए थे। उसमें मैक्सिमम जो संख्या थी वो हिंदुओं की थी सर, जो पाकिस्तान की जासूसी कर रहे थे, जो भारत की जासूसी कर रहे थे पाकिस्तान के कहने पर। उन्हें गिरफ्तार किया गया था, वो अभी भी सर जेल में है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है। अगर रमीज के कनेक्शन सर किसी हिंदू के साथ भी मिलेंगे ना, तो उसको भी पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। देश से बढ़ के, संविधान से बढ़कर कोई नहीं है सर। देश को नुकसान पहुंचाने वाली सोच जो भी रखेगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो सर, किसी भी जाति का हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो है अपने आप को संविधान से बड़ा मान रही है, संविधान से ऊपर मान रही है। अगर वो मान रही है तो वो उसकी गलतफहमी है सर। अगर वो मान रही, तो मैं ये चीज कह रही हूँ, वो उसकी गलतफहमी है। संविधान से बढ़ के कोई पार्टी नहीं है सर, संविधान ही इन पार्टियों को बना रहा है। तो संविधान से बढ़ के ना तो बीजेपी है, संविधान से बढ़ के ना तो समाजवादी पार्टी है, ना कांग्रेस है। कोई भी पार्टी सर, कोई भी पार्टी संविधान से बढ़ के नहीं है। अगर वो खुद को ऐसा मान भी रही है तो वो उनकी गलतफहमी है जो दूर हो जाएगी। मैं ये साफ क्लियर कह रही हूं, ठीक है। चलिए मैं लौटूंगी आपके पास। महाराज जी, ये जो कार्रवाई आप देख रहे हैं लगातार हो रही है, फिर कहा जाता है कि धर्म देखकर कार्रवाई हो रही है। क्या आपको लगता है कि अगर रमीज की जगह कोई हिंदू भी होता या रमीज के किसी हिंदू से कनेक्शन होते, तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती उत्तर प्रदेश में? थोड़ा सा मीडिया ट्रायल कम होता है। ठीक है, सवाल मेरा महाराज जी से है। ठीक है, सवाल मेरा महाराज जी से है। वकार जी मैं आऊंगी आपके पास। ठीक है, एक मिनट वकार जी, मैं आऊंगी आपके पास। मैं आऊंगी आपके पास। सवाल मेरा महाराज जी से है। महाराज जी, ये चीज क्लियर कर दीजिए सर कि अगर रमीज की जगह कोई हिंदू होता या रमीज के किसी हिंदू के साथ कनेक्शन होते जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होते, तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती? निश्चित रूप से, चाहे हिंदू अगर भी होते तो उसके साथ भी वही कार्रवाई होती जो इनके साथ हो रहा है। इस प्रकार की भावना रखने वाले, जो देश विरोधी गतिविधि ताकत को बढ़ावा देने का काम करेगा, जो अराजकता फैलाएगा, जो राष्ट्र विरोधी नारे लगाएगा, उसको भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, कितने % मुसलमान हैं जिनको देश से प्रेम है? उनके जो है रोए रोए से जो है पाकिस्तान
का गीत अलापने का काम करते हैं, बांग्लादेश का गीत अलापने का काम करते हैं, कहते हैं हमें राष्ट्र से प्रेम है, मुझे देश से प्रेम है। क्यों अल-फजर यूनिवर्सिटी से ही मुसलमान जो है आतंकवादी पाए जाते हैं? क्योंकि जो है जितने भी मुसलमान जो है यूनिवर्सिटी है उसमें इस प्रकार की गद्दारी क्यों होती है? इससे आप लोग क्यों नहीं चिन्हित करने का काम करते हैं? जो देश विरोधी गतिविधि ताकतों को बढ़ावा देना चाहता है, देश में अराजकता फैलाने का काम करता है, ये सिर्फ धर्मांतरण का खेल नहीं है, ये देश की डेमोग्राफी को चेंज करने देना चाहते हैं, इस्लामिक कंट्री बनाना चाहते हैं, ये गजवाए हिंद से देश को चलाना चाहते हैं। ये गजवाए हिंद से देश नहीं चलेगा। मैं आपके सामने संविधान और आपके कुरान, आप किसको मानिएगा, संविधान को या कुरान को? जब कुरान की बात आएगी कहेगा, आप कहिएगा मैं अपने धर्म को मानूंगा, संविधान उसके नीचे रहेगा। और फिर कहिएगा संविधान को इससे ऊपर भाजपा मान रहा है। संविधान से देश चलेगा, चाहे जो भी सरकार आएगी, संविधान से ऊपर कोई नहीं रहेगा। पहले संविधान, पहले देश, फिर उसके बाद धर्म। ठीक है अभिषेक, यहाँ पर एक चीज समझने की जरूरत है जो मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि देखिए, एक तरफ तो अगर हम मुस्लिम समुदाय की बात कर ले, जैसे वकार अहमद जी अभी कह रहे हैं कि ठीक है धर्म देखकर कई जगह पर कार्रवाई हो रही है, टारगेटेड कार्रवाई हो रही है, लेकिन वो ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अगर जो आरोपी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक पक्ष ऐसा भी है, वहां साफ तौर पर मैं कह रही हूं कि विपक्ष इस मुद्दे से पूरी तरह से भाग जाता है, वो पूरी तरह से डिनाई करके वो दूसरे मुद्दे पर चले जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है और ये चीजें क्या आपको वहां पर भी देखने को मिल रही हैं? देखिए अपूर्वा जी, सीधे तौर पर कहा जाए तो राजनीतिक लाभ जरूरी है। राजनीतिक पार्टियां बनती इसलिए हैं कि उन्हें सत्ता में आना है, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, लेकिन देश से ऊपर नहीं होना चाहिए कुछ भी। और जब लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, इतना लंबा चौड़ा मॉड्यूल देश में तैयार होता है उन लोगों का जिन पर सबसे ज्यादा विश्वास किया जाता है, ईश्वर के बाद डॉक्टर का नाम लिया जाता है। हर धर्म का व्यक्ति ये बात कहता है कि धरती पर भगवान है तो डॉक्टर है। आंख बंद करके लोग अपने शरीर का ऑपरेशन कराते हैं उनसे, ये बिना सोचे कि वो हमारे शरीर में कांटा चीरा लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, बिना सोचे। और अगर वो शख्स इस तरह देश के विरोध में काम करे, बॉम्ब ब्लास्ट जैसी घटनाओं में शामिल हो, देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए काम करे, देश में सांप्रदायिकता फैलाने के लिए एक पूरा सिंडिकेट शुरू करने की काम करे, एक पूरा मॉड्यूल तैयार करे जो खासतौर पर उन लोगों का तैयार किया जाए जिन पर शक नहीं हो सकता। और हमेशा से ही इस तरह के आतंकी संगठन ऐसे ही लोगों को चुनते आए हैं जिन पर प्रथम दृष्टया शक नहीं हो पाए। डॉक्टरी वो पेशा है जिसे हमारे देश में भगवान की तरह माना जाता है, भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। उनको चुनने के पीछे कारण और वजह यही था कि उन पर आसानी से शक नहीं हो सकता। और अगर ऐसे लोग धर्मांतरण, बॉम्ब ब्लास्ट, देश विरोधी घटनाएं, आतंकी घटनाओं में शामिल होंगे तो किस पर कौन विश्वास करेगा? और राजनीतिक दल अगर इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं तो सीधे तौर पर जनता के वोट बैंक से ही सब कुछ खड़ा हुआ है, राजनीति भी और राजनीतिक दल भी। और अगर उस जनता को सीधे तौर पर ये इफेक्ट कर रही है बात, बॉम्ब ब्लास्ट में कौन घायल होते हैं हमने सबने देखा है। बिल्कुल अभिषेक, जिनको कोई लेना देना नहीं है किसी चीज से, वो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं अच्छी सरकार चुनने के लिए, अच्छी राजनीतिक पार्टी चुनने के लिए। ठीक है, बिल्कुल अभिषेक, मैं आऊंगी आपके पास, क्योंकि देखिए मामला यही है कि अगर धर्म के आधार पर कार्रवाई होती तो फिर ऐसा कैसे हो जाता कि इसके पहले कई ऐसे जासूस पकड़े गए हैं जो हिंदू हैं, जो भारत में रहकर भारत की जासूसी पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। और अगर यहाँ पर अभी जो एंकर, ठीक है वकार जी, मैं आऊंगी आपके पास सर, मैं आऊंगी आपके पास। बीजेपी प्रवक्ता जी जो बार बार उन्होंने अब खुद का ना फट जाना जैसा, ठीक है वो देंगे, इस बात पर वो क्लैरिफिकेशन देंगे। ठीक है, वो इस बात पर भी क्लैरिफिकेशन देंगे। अश्विनी शाही जी, ये जो आपने बोला सर, कैसे चंद लोगों की वजह से हम पूरी एक कौम को बदनाम कर दें या फिर एक पूरी कौम पर हम उंगली उठा दें, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हम कैसे मान लें? अपूर्वा जी देखिए, मैं सबका जवाब दूंगा चूंकि बड़े आरोप लगे हैं और वकार जी की तरफ से कुछ ज्यादा ही आरोप लगे हैं, तो मैं अशोक जी तिवारी जी का जवाब देते हुए वकार जी तक आता हूं। अशोक जी ने कहा हम पीड़िता के साथ हैं। मोहित खान, आपको अयोध्या याद होगा, आप पीड़िता के साथ कहां खड़े थे?
आप अपने आप को सोच लीजिए, देख लीजिए। मंगेश डाकू के साथ खड़े थे या जहां जिसके घर पे वारदात हुई थी उसके साथ खड़े थे? आप लोग कभी नहीं खड़े होते हैं, आप जाति की बात करते हैं। आपने अभी जो है अपूर्वा जी ने कह दिया तो आपने कहा कि हम जाति की बात नहीं कर रहे हैं। आपने एक अपराधी की बात की जो जेल में है और आज बुलडोजर के आप पुरोधा हो गए। कल तक बुलडोजर आपको खराब लगता था, अतिक्रमण होगा अशोक भाई तो मैं बताना चाहता हूं कि किसी का भी घर होगा, सरकारी जमीन पर कब्जा होगा, बुलडोजर चलेगा। मुख्तार अंसारी ने किया था, वो बुलडोजर चला, आज गरीबों को मकान मिला। अतीक अहमद ने किया था, वो होगा। अब मैं आता हूं, जरा वकार जी ने बड़ा वो लगाए कि हम देश के साथ हैं, क्या देश हमारे साथ खड़ा है? भाई देश हर उस मुसलमान के साथ खड़ा है जो अशफाकुल्लाह खां की औलाद है, जो वीर अब्दुल हमीद की औलाद है, जो ब्रिगेडियर उस्मान की औलाद है, जो अब्दुल कलाम साहब की औलाद है। औरंगजेब की औलादों के साथ कोई नहीं खड़ा है। आपके साथ देश हरदम खड़ा है, आपके लिए हम सब काम करते हैं। कभी कोई हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास, जो है जो भी काम होता है सबके लिए। जात पूछकर सड़क नहीं बनती, जात पूछकर राशन नहीं बढ़ता, जात पूछकर गैस नहीं बढ़ता, जात पूछकर बिजली नहीं दी जाती, ऐसा नहीं होता। लेकिन उसके बाद भी आपने कहा, एक झूठ फैलाया यहाँ कि राष्ट्र गार्ड में कानूनी रूप से आप मुसलमान शामिल नहीं हो सकते। जो कानून हो, अगर आप मुसल्लम ईमान कहा जाता मुसलमान को, वकार साहब अपूर्वा जी को भेज दीजिएगा जो कानून बना है, अगर आपके पास वो हो, नहीं तो ये सार्वजनिक रूप से माफी मांगिएगा। तीसरा इन्होंने कहा बीजेपी संविधान से ऊपर है। बीजेपी कभी संविधान से ऊपर अपने आप को नहीं समझती। आप ही लोग शरिया की बात करते हैं कि हलाला होगा, 3 तलाक होगा। हम तो संविधान में उन महिलाओं को लाए हैं जिनको 3 तलाक और उससे आप लोग प्रताड़ित करते रहते थे। हम लोग संविधान की हमेशा पूजा करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी जब जाते हैं तो सदन में उसके पहले संविधान को जो है सर झुकाकर आगे बढ़ते हैं। आप ही लोग हमेशा शरिया की बात करते हैं। शरिया की बात चोरी करेंगे तो नहीं करेंगे कि हाथ काट लिया जाए, शरिया में यह है, लेकिन ये कहेंगे कि छोड़ दिया जाए। अब आप फटने की बात बार बार कर रहे थे। मैं कहता हूं कि जो ब्रिगेडियर उस्मान अब्दुल हमीद की औलादे नहीं है, आपने एक खोजा ना कि एक स्वर्गीय राजीव गांधी जी के जो है उसमें, अरे रुकिए ना मैं रुकिए ना, जवाब दे रहा हूं। मैंने आपके बीच में नहीं बोला। एक आप खोजते खोजते एक उदाहरण आपने खोजा कि वो हिंदू थी, फट गई। दूसरा उदाहरण नहीं मिला आपको फटने वाला। लेकिन मैं आता हूं, फ्रांस में बम विस्फोट होता है तो फटता कौन है? मुसलमान। अमेरिका में कौन फटता है जहाज लेकर? मुसलमान। अयोध्या में कौन फटता है? मुसलमान। दिल्ली में फटता है तो मुसलमान। ये कहां से आते हैं इतने? मैं कम से कम 100 गिना सकता हूं जहां फटने वाले। हाँ, ठीक है, लेकिन अश्विनी जी नहीं हो सकती। ठीक है अश्विनी जी, मैं कहना चाहता हूं कंसर्न वकार जी का यहाँ पर ये है। हाँ, अब ये ऐड कर लीजिए, मेरा ये सवाल आप ऐड कर लीजिए, फिर आप अपनी बात कंटिन्यू करिएगा, अपना जवाब दीजिएगा। उनका कंसर्न ये है कि ठीक है, अगर ये आरोपी हैं, अगर ये आतंकी हैं, तो फिर इनकी वजह से पूरी कौम से भरोसा कैसे उठ जाएगा? क्योंकि कई मुस्लिम ऐसे हैं जो इस वक्त सेना में भी हैं, जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी भी दी है, जिन्हें शौर्य चक्र भी मिला है। ऐसे भी मुस्लिम हमारे देश में हैं सर। ये देखिए, ये एक जो है सामाजिक संरचना का एक मामला है। कहीं भी मैंने जो कहा कि यहां फटते हैं, वहां पर बम भेजते हैं, वहां पर आतंकी गतिविधि करते हैं, ये यही शामिल होते हैं हर जगह। बाकी इन लोगों ने बहुत कोशिश की, साध्वी प्रज्ञा से लेकर और बहुत लोगों को बनाने के लिए। आरएसएस जो है, आरएसएस को जो है वो करने के लिए, आरएसएस ने बम का जो है 26/11 की बात बहुत लोगों ने कोशिश की, लेकिन न्यायालय पालिका पर हमको भरोसा था, वो लोग क्लीन चिट होकर निकल गए। लेकिन अगर अभी आज तो उसी बात पे मैं आ रहा था कि अभिषेक जी ने अभी कहा कि डॉक्टर और भगवान, मैंने भी कहा था भगवान के बाद डॉक्टर का रूप होता है। अगर उस रूप में कोई व्यक्ति धोखा दे रहा है, आतंकी गतिविधि में है, किसी लड़की के साथ लव जिहाद कर रहा है, उसको 15 लाख रुपए में जो उसका सौदा कर रहा है, जो छानूर जल्लाद के लिस्ट में से उससे पैसा आता है, तो मैं ये कहूंगा कि अच्छे मुसलमानों को बदनाम करने के लिए
पूरे तालाब को एक ही मछली गंदा करती है, चलिए। जो कि इस ठीक है। रमीज टाइप यानी लोग आपका कर रहे clarification हैं यहाँ पर और ये है। इसमें बड़े बड़े लोगों के नाम। ठीक है अश्विनी जी। जी, यानी इस पूरे आपकी बात का, आपके पूरे बयान का क्लैरिफिकेशन ये है कि कुछ लोगों की वजह से, चंद लोगों की वजह से ये पूरी कौम बदनाम हो रही है। अशोक तिवारी जी जवाब दीजिए, क्या लग रहा है अब इस नहीं, पूरे एक मामले? लाइन बोलना चाह रहे थे। नहीं, एक मिनट वकार जी, सर सीक्वेंस वाइज में आ रही हूँ। अभी अशोक जी के बाद सर आपका ही नंबर है, आप अपना जवाब तैयार रखिए। अशोक जी सर जवाब दीजिए इस पूरे मामले को लेकर। मैं वही बार बार सवाल पूछ रही हूँ कि जब यहाँ पर सवाल रमीज को लेकर हो रहा है तो आप कोडिन की तरफ क्यों चले जा रहे हैं? कोई कनेक्शन है इस चीज का? कोई कनेक्शन है? नहीं, एक अरे भाई, आतंकी मेडिकल संगठन है सर, कनेक्शन है, एक दवा एक का आतंकी कनेक्शन है। मॉड्यूल है, देखिए, व्हाइट कॉलर देखिए, टेरर है। हाँ देखिए मैम, मैं अब आपका सवाल कर रही हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। आपके टॉपिक पे सवाल जवाब दे रहा हूँ। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, मैंने तो यहाँ तक कहा कि केजरीवाल को जब पहली बार उसने शिकायत किया था पीड़िता ने, तभी एक्शन लेना चाहिए था। चलिए नहीं लिया एक्शन, तो आज इतनी बड़ी घटना हो गई। आज सवाल इस बात का है कि मैं मांग करता हूँ शासन से इसकी बहुत शीघ्र तरीके से तेज गति से जांच की जाए, पूरे प्रकरण की, कहां तार जुड़े हैं, किस तरह से तार जुड़े हुए हैं, और जैसे भी तार जुड़े हुए हैं उसकी गंभीरता को देखते हुए, इतनी गंभीरता का मामला है ये, दोषी जो पाया जाए उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, यहाँ तक कि मृत्युदंड दिया जाए उसको। मैं यहाँ तक मांग करता हूँ, पीड़िता साहब न्याय हो, अगर जितनी बड़ी बड़ा जघन्य अपराध जिसने किया हो, आप तार जोड़िए, आप जांच करिए, मैटर को सिद्ध कीजिए, प्रूफ कीजिए, उसके बाद उसको दंड दीजिए, बड़े दंड दीजिए। ये मांग करता हूँ। कोडिंग का अफसर का मामला कर रही थी, कोडिंग का अफसर का मामला इतना सही है, क्योंकि ये बचाव कर रहे हैं, बाकी और में जहाँ सेव के लिए होगी, ठीक है। कोडिंग का अफसर जहाँ सेव हो, वो तक अशोक जी आपकी ऑडियो के साथ कुछ दिक्कत चल रही है, आपकी ऑडियो के साथ कुछ दिक्कत हो रही है, मुझे लग रहा है शायद आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है, ऑडियो के साथ आपकी दिक्कत चल रही है, आवाज क्लियर आपकी आ नहीं पा रही है मुझे लगता है। समय का इंतजार क्यों कर रहे हैं? समय का इंतजार न करिए योगी जी, हाँ। आप एक्शन लीजिए, कोडिंग ठीक है, के मामले में भी ठीक है। एक्शन लीजिए और उसमें बुझे चलाइए। आप एक्शन की बात करते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पर ये उम्मीद की जाए अशोक तिवारी जी कि फिर विपक्ष को कोई दर्द नहीं होगा अगर यहाँ पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, और आरोपी अगर एक ही धर्म के निकलते हैं तो जो अपराधी है दंडित किया जाए। फिर वहां पर ये सवाल नहीं उठना चाहिए सर, ये सवाल तिवारी जी फिर नहीं उठना चाहिए कि एक ही धर्म को देखकर कार्रवाई हो रही है या टारगेटेड कार्रवाई हो रही अपनी है। बात मेरे मुंह में नहीं डाल पाएंगी। नहीं सर, मैं अपनी बात आपके मुंह में नहीं डाल रही हूँ सर, मैं सिर्फ ये समझना चाह रही हूँ आपसे, मैं सिर्फ ये समझना चाह रही हूँ आपसे कि फिर ये चीज नहीं आनी चाहिए ना सर, ये चीज फिर नहीं आनी चाहिए। आरोपी अगर रमीज है तो रमीज के खिलाफ कार्रवाई होगी, आरोपी डॉक्टर शाहीन है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, आरोपी डॉक्टर परवेज है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। फिर अगर ये सब एक ही धर्म से निकल के सामने आते हैं तो फिर सर तकलीफ नहीं होनी चाहिए, फिर दर्द नहीं होना चाहिए। दम दीजिए कि पुनरावृत्ति ना हो। मैं साफ कह रहा हूँ, क्यों नहीं मान रही हैं आप मेरी बात को? मानिए मेरी बात को, मैं कह रहा हूँ दंड दीजिए उसको, दंड मत देखिए उसका। जी ठीक है वकार अहमद जी, अब आप जवाब दीजिए सर। जी अपराध जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि भारत में तीन बड़ी मौतें हुई हैं, एक गांधी जी की, इंदिरा जी की और राजीव गांधी की। तीनों में फटने वाला कोई मुसलमान नहीं था, एक बात। दूसरे ये बुक दिखाई दे रही होगी करकरे, हु किल करकरे, आईजी मुशर्रफ ने किताब लिखी है जिसमें बहुत कुछ लिखा है उन्होंने। तो ये बातें, हम ये नहीं कह रहे हैं हिंदू भी आतंकवादी होते हैं, मुसलमान भी आतंकवादी होते हैं, क्रिश्चियंस भी होते हैं। नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे क्रिश्चियन आतंकवादी हैं, ठीक। एक नैरेटिव फैलाया गया था वहां भी आतंकवाद का, जिसमें ईरान ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया था। जो आतंकवाद का मामला उसमें सबसे बड़ा रोल ईरान का है। लेकिन जब गाजा में युद्ध हो रहा था तो पता चला कि एक भी वहां नहीं है, जितने भी हैं सब शिया आतंकवादी वहां पहुंचे हुए हैं। ये जो नैरेटिव बनाया जाता है, खुद आतंकवाद करके अपने आतंकवाद को अच्छा बता लेना, किसी दूसरी कम्युनिटी पे आतंकवाद थोप देना। अपराधी हर धर्म हर जाति में होते हैं। निश्चित रूप से मुसलमानों में 20 करोड़ लोग हैं तो उसमें अपराधी होंगे ही होंगे, लेकिन आप अपने वाले को धर्म घर वापसी कहते हैं, दूसरे वाले को धर्म परिवर्तन का नाम देते हैं। ये जो डबल स्टैंडर्ड है वो हमने आजमगढ़ में इस समय नहीं कि बीजेपी सरकार में हो रहा है, ये कांग्रेस सरकार में भी था, सपा सरकार में भी था। कि मुस्लिम लड़का अगर कोई लव मैरिज करता था तो उसको जबरदस्त तरीके से पीटा जाता था पुलिस के जरिए और तरह तरह से, और अगर इसका ठीक उल्टा होता था तो बहुत समर्थन होता था। तो मुसलमानों में पूरी तरह से अपूर्वा जी पक चुके हैं इस बात को लेकर, और उसमें बीजेपी का मामला नहीं है।
उसमें कांग्रेस का भी मामला है कि कांग्रेस ने भी मुसलमानों को दलित से बदतर बना दिया है। उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। एक तरफ बात अबिसमेंट की होती है, दूसरी तरफ दलित से हम बदतर हो गए हैं। तो हम तो ऐसे ही फ्रस्ट्रेट चल रहे हैं मैं अप्रोवा जी। तो इस तरह की चीजों को लेके बार में जब आता है तो होता ना कि अगर रोज मौतें होती हैं तो लोग रोना बंद कर देते हैं। तो अगर रोज अपराधी पकड़े जा रहे हैं, कुछ भी होता है इस तरह से, तो ऐसा नहीं। मुसलमान देशभक्त है और जो लोग बार बार संविधान की बात करते हैं, आपकी बात से मैं एग्री कर रही हूँ, आपकी बात से मैं एग्री कर रही हूँ। और मैंने खुद ये चीज अश्विनी जी से भी पूछा था, यही सवाल मेरा उनसे था कि बहुत सारे सर मुसलमान ऐसे हैं जो इस वक्त देश सेवा में लगे हैं, सेना में हैं, डिफेंस में हैं, जो भारत के लिए इस वक्त बॉर्डर पर खड़े हैं और गोली खाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। मैं इस चीज को बिल्कुल डिनाई नहीं कर रही हूं सर, शहादत भी दे रहे हैं, शौर्य चक्र के भी उनको नवाजा जा रहा है, शौर्य चक्र से वीर चक्र उनको मिल रहा है सर। ऐसे भी मुसलमान सेना में इस वक्त अपनी सेवा दे रहे हैं, शहादत दे रहे हैं। मैं इस चीज से बिल्कुल डिनाई नहीं कर रही हूं। लेकिन आपने कहा ना कि धर्मांतरण करवाने को लेकर अगर लव जिहाद का नाम दे दिया जाता है, तो सर सबसे बड़ा सवाल तो यहां पर यह है कि धर्मांतरण आप करवा रहे हैं तो किस तरह से करवा रहे हैं? क्या जिसका आप धर्मांतरण करा रहे हैं आपने उसका कंसर्न पूछा? आपने उसको ये बताया कि हम तुम्हारा धर्मांतरण करा रहे हैं? उसकी मर्जी जाननी चाहिए, चाहे छांगुर का मामला हो, चाहे रमीज का मामला हो। इलीगल तरीके से किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करवाया जा सकता है। छांगुर राम हो चाहे इस तरह के जो लोग हैं जो अपराधी हैं, जिन्होंने, मैं वही कह रही हूँ सर, मैं बार बार वही कह रही हूँ, इलीगल तरीके से आप किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते हैं। ना तो आप उसको सनातनी बना सकते हैं, ना तो आप उससे इस्लाम धर्म कबूल करवा सकते हैं। ये दोनों ही चीजों में नाजायज है, नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। लेकिन सर रमीज और छांगुर जिस तरह से धर्म परिवर्तन करवाते थे सर, वीडियो बनाते थे, बेटियों को ब्लैकमेल करते थे, उनकी बोली लगाते थे, इस तरह से अगर वो धर्म परिवर्तन करवा रहे तो वो सरासर गलत है सर, गलत नहीं है, वो अपराध है। एक चीज, ये तो कांग्रेस का कोई प्रवक्ता नहीं है। 1959 में कांग्रेस ने कानून बनाया था कि अगर कोई मुसलमान हिंदू बन जाता है तो उसको 15% आरक्षण मिलेगा, यानी एससी का स्टेटस मिल जाएगा। जो एक बहुत बड़ा लालच था कांग्रेस की तरफ से, सामूहिक लालच था, जिसमें बहुत सारे मुसलमानों ने धर्म छोड़ दिया। चलिए ठीक है, एक यहाँ पर कमेंट में महाराज जी से लेना चाहूंगी इस पूरे विषय को लेकर। महाराज जी, हिंदू धर्म गुरु के तौर पर जिम्मेदारी कितनी ज्यादा बढ़ जाती है आपकी या तमाम हिंदू धर्म गुरुओं की कि वो इस तरह की चीजों को रोके? रूप से जिस तरह से हमारे देश में अराजकता फैलाया जाता है, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं पूछना चाहता हूँ, आप कभी एक जो है प्रवक्ता मुसलमान जी बोल रहे थे जिस तरह से कि जितने भी हिंदू बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसा करके कितने चाकू गोदे जाते हैं, कितने टुकड़ों में बांटे जाते हैं। एक भी मुसलमान बेटी अगर किसी हिंदू बेटे से शादी किया हो तो उसके चाकू नहीं गोदे गए होंगे, उसको सम्मान मिला होगा। लेकिन जो हिंदू बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसा करके उसको 52 चाकू, 55 टुकड़े, 52 टुकड़े कुकर में जो है फ्रिज में रख करके उसके साथ दुर्भाव किया जाता है, इंसानियत की गला घोटने का काम करते हैं। उस पर इनका एक वक्तव्य नहीं आएगा। जिस तरह से ठीक है महाराज जी, देखिए बीच में आपको रोक रही हूं सर, बहुत माफी के साथ महाराज जी। ठीक है, देखिए एक जिम्मेदारी यहाँ हिंदू धर्म गुरुओं की भी बढ़ जाती है, चाहे वो मुस्लिम धर्म गुरु हो या हिंदू धर्म गुरु हो, उनकी भी एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि उनको सुनने वाले, उनको मानने वाले लाखों अनुयायी होते हैं। तो वो किस तरह से समाज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह से धर्मांतरण की चीजों को रोका जाए। कानून इस वक्त उत्तर प्रदेश में है, एंटी कन्वर्जन एक्ट है, तो उसको किस तरह से यहाँ पर इस पूरे मामले में जोड़ा जाए और उसके खिलाफ यहाँ पर जो भी धर्म परिवर्तन किसी का जबरन करवाता है तो उस कानून के तहत उसे सजा भी मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तो देखिए जिस तरह से रमीज को लेकर लगातार हर दिन एक नया खुलासा हो रहा है, उसके कनेक्शन अब उन लोगों से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं जो दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट मामले के मुख्य आरोपी रह चुके हैं। अब ये जांच एजेंसी तय कर रही है कि किस तरह से इस पूरे मामले में आगे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल अब यहां पर राजनीतिक भी उठ रहा है। मामला अगर रमीज का है तो मुद्दा कोडिन का उठ जा रहा है। कोडिन से भी जितने बच्चों की मौत हुई थी वो अफसोसजनक है, नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर धर्मांतरण यहां पर किसी का हो रहा है, किसी बहन बेटी का अगर धर्मांतरण किया जा रहा है, तो उसके खिलाफ, उस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई होनी भी उतनी ही जरूरी है। और यहां पर जांच एजेंसी अगर कार्रवाई करती है तो वो धर्म नहीं देखती है, वो जात नहीं देखती है, वो सिर्फ आरोपी और उसके आरोप को देखती है। और यही इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के केजीएमयू में हो रहा है आरोपी रमीज के खिलाफ।
तो फिलहाल आज की इस चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।